Hello, friends, and I welcome you all again back to Hello Adhyapak. Today, we are going to talk about social science paper of class 7 half yearly examination, and this is sample paper for 2024. So, without wasting time, we'll straight away go to the question paper. First of all, you will get 15 MCQs. 15 MCQs मिलेंगे आपको. आइए पहले इनको कर लेते हैं. फर्स्ट इज राजपूत वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड. राजपूत किस वर्ड से लिया गया है? राजकुमार, राजपुत्र, राजयोग या नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज राजपुत्र. सेकंड इज लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास वर्क वाज कॉल्ड. ब्राह्मण को जो हम गिफ्ट दिया करते थे लैंड में, दैट वाज देवदान, ब्रह्मदेव, शलभोग और नन ऑफ दीज. तो वो ब्रह्मदेव कहलाता था. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट. ट्री, रिवर, ओशियन ये सब मैन मेड नहीं है. चेयर इज मैन मेड. फोर्थ इज डैश इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ की जो हार्डेस्ट लेयर है, जो बाहर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर. इट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. मिट्टी को लिथोस्फेयर बोलते हैं. फिफ्थ इज विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट और ऑल ऑफ दीज. इसमें एक्वेरियम जो है वो हमारा बनाया हुआ है. इट इज नॉट नेचुरल. सिक्स्थ इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे अंदर वाले को कहते हैं हम क्रस्ट, मेंटल, कोर या मैग्मा. कोर कहा जाता है उसको. सेवंथ इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. थिनेस्ट कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या मैग्मा. सबसे पतली लेयर जो है उसको कहते हैं क्रस्ट. एट क्वेश्चन. मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन. मशरूम रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट या ओशियन. दे आर फाउंड इन डेजर्ट. विच स्टेट इन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील एट फर्स्ट. सबसे पहले मिड डे मील जो है वो कौन सी स्टेट ने किया? बिहार, केरला, तमिलनाडु या नन ऑफ दीज. तो तमिलनाडु ने सबसे पहले किया था. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज. भारत के जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी नजर में सब कैसे हैं? दे आर इक्वल, रिच, पुअर या नन ऑफ दीज. दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. हु वॉज रोजा पार्क. वो कौन थी? अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, डॉक्टर, राइटर या कोई भी नहीं. तो वह अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी. ट्वेल्थ इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए. एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ए है ये, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. थर्टींथ इज द Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the dash. कौन से ओशन में मिलती है? पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक या नन. तो वो मिलती है पैसिफिक ओशन में. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑन Samoan सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे घर का काम सीखते हैं. दोनों ए और बी या कोई भी नहीं. तो दोनों ए और बी आर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 15th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी सही है? हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग. बिल्कुल है. हाउस वर्क इज फिजिकल डिमांडिंग. बिल्कुल है. हाउस वर्क इज अनपेड. ये भी सही है. तो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. यहाँ पर आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं. अब हम बढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ. ये आपको 16 क्वेश्चन लेके 20 क्वेश्चन तक मिलेंगे और ये बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं. तो इनको हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे. What were the two major cities under the control of the Chahamanas? चाहमनास के कंट्रोल में दो जो शहर थे वो थे, एक तो अजमेर और दूसरा दिल्ली. देन 17th इज गिव एनी फोर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो ऐसे चार एनवायरनमेंट जो ह्यूमन मेड है वो है रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड पार्क्स. 18th इज विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में मिलने वाली सबसे ज्यादा जो मिलने वाली दो गैसेज है उनके नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. 19th इज इन अ डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट. तो वो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि सबको मतदान करने का हक मिले, वोट करने का हक मिले और लोग जो है ज़्यादा अपनी सरकार में और सरकार बनने की प्रक्रिया में दे बिकम पार्ट ऑफ इट. तो आप इसको लिख सकते हो. इट एंश्योर्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, मेकिंग द सिस्टम इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक. 20th is why do girls like to go to school together in groups. Write any 2 points. लड़कियों को एक साथ स्कूल जाना क्यों ठीक लगता है, पसंद आता है? पसंद तो नहीं आता, पर उनको ऐसा ठीक इसलिए लगता है क्योंकि एक तो उनको इससे सेफ्टी महसूस होती है. उनको लगता है अगर हम साथ जाएंगे तो वी आर मोर सेफ. तो सेफ्टी का एक इशू है
और दूसरा उनको कंपेनियनशिप मिल जाती है, उनको दोस्त मिल जाते हैं। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिनकी वजह से गर्ल्स लाइक टू गो इन ग्रुप। तो आगे बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। इनमें से पहला है, व्हाई डिड मुगल्स एम्फेसाइज देयर तिमुरिद एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। तो मंगोल डिसेंट जो थे उनमें एक बहुत बड़ा एक राजा था, ये रूलर था, जिसका नाम था गेंगिस खान, चंगेज खान जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो उसने कत्लेआम मचाया था, लाखों लोगों को मार दिया गया था। तो मुगल्स को लगता था कि अगर हम इनको अपना डिसेंट मानेंगे ना, तो अगर हम इन इनको फेवर करेंगे तो हम भी क्रूर लगेंगे, लोगों को लगेगा कि हम जो है, हम भी खूंखार हैं, हम भी डेंजरस हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको छोड़ के और तिमुरिड्स को फेवर किया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, द मुगल्स emphasized their Timurid descents because it connected them to a lineage of prestige and culture। तो तिमुरिड्स के साथ प्रेस्टीज और कल्चर जुड़ा हुआ था, वेयर एज देयर मंगोल एंसेस्ट्री वॉज एसोसिएटेड विद, ये चंगेज खान है जिसको गेंगिस खान कहा जाता था, नोन फॉर डिस्ट्रक्शन एंड मैसेकर। तो इसीलिए उसको वो उसके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्स। देखो, जो अर्थ के ऊपर बनेंगे वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं, और जो अर्थ क्रस्ट के नीचे बनेंगे वो इंट्रूसिव होते हैं। तो आप लिख सकते हो, एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस एंड कूल्स क्विकली, जैसे कि बसाल्ट। और इंट्रूसिव कौन से हो गए, फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो बनते दोनों मैग्मा से ही है। इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट। 23rd है, नेम थ्री टाइप्स ऑफ विंड एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। 3 तरह की विंड कौन कौन सी होती है, और उनकी एक एक एग्जांपल है। तो एक तो होती है परमानेंट विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स जिनको कहा जाता है, ये हमेशा चलती रहती हैं। एक होती है सीजनल विंड्स, जैसे कि मानसून है इंडिया में, ये सीजन के हिसाब से आता है। और एक होती है लोकल विंड्स, जो लोकल उसकी वजह से चलती है, जैसे कि लू, हमारे इंडिया में गर्मियों में जो लू चलती है, हॉट ड्राई विंड, उसको लोकल विंड्स कहा जाता है। आगे बढ़ते 24th क्वेश्चन की तरफ। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको मिला है, इसको रीड करना है, और फिर उसको आपको रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उनको आपको क्वेश्चंस देने हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। जो आज का इंडिया है, ठीक है, उसको हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicles who wrote in Persian। तो एक थे जिनका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज, वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna। तो उनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था पंजाब, हरियाणा और उस जगह के बारे में जो गंगा और यमुना के बीच में है। He used the term in political sense for lands that were a part of द डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के अंदर जो एरिया आता था उसको वो हिंदुस्तान के नाम से बोलते थे। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। और ये जो है हिंदुस्तान, इसमें साउथ इंडिया का जिक्र कभी नहीं होता था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent। और बाबर ने आकर इसको हिंदुस्तान को सही मायने में जो है पूरा नाम दिया। और हिंदुस्तान का मतलब था लोग, जगह, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, फौना, हर चीज, कल्चर, सबको मिलाकर हिंदुस्तान कहा गया। ओके, फर्स्ट इज व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग ऑफ मिन्हाज-ए-सिराज। तो उनकी राइटिंग क्या थी, पर्शियन थी। सेकंड, हु यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, फौना एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinent। तो वो कौन थे, वो थे बाबर। सी इज वॉज what was हिंदुस्तान अकॉर्डिंग टू मिन्हाज सिराज। उनके हिसाब से क्या था, तो उनके हिसाब से जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। तो इस तरह से आप इन तीनों का आंसर लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे 25th क्वेश्चन, अगेन एक एक्सट्रैक्ट है, इसको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन के आंसर देंगे। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes। तो यहाँ पर earthquakes के बारे में बताया गया है। The place in the crust where the movements start is called focus।
The place on the surface above the focus is called epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं क्या है. Why does the earth surface vibrate? क्यों वाइब्रेट करती है? तो अर्थ की प्लेट्स जब मूव करेंगी तो उससे अर्थक्वेक आते हैं. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजिंग अर्थक्वेक. सेकेंड इज व्हाट इज द एपिसेंटर. तो आप कह सकते हैं द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक्स फोकस. तो अर्थक्वेक के फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको एपिसेंटर कहा जाता है. थर्ड इज वेयर डज अर्थक्वेक cause maximum destruction and where does the strength of the earthquake decrease. Maximum destruction occurs near the epicenter और जो strength है decrease करती है as we move away from the epicenter. तो ये 3 क्वेश्चन थे. एक पैराग्राफ 4 है. Read the given extract carefully and answer the following questions. A political party whose MLAs have won more than half of the number of constituencies in a state can be said to be in majority. तो जिस पार्टी के आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा एमएलए जीत जाते हैं, हम कह सकते हैं कि वो पार्टी जो है वो स्टेट में मेजॉरिटी में है. द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन. जो जीत जाते हैं वो रूलिंग पार्टी, बाकी अपोजिशन में. फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो वहाँ पर जो 35 जीत जाएगा वो रूलिंग पार्टी का हो जाएगा. तो यहाँ 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट इज हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश. तो ये रहा उसका आंसर. 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. विच पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. तो रूलिंग पार्टी कौन होती है? तो वो पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होती है वो रूलिंग पार्टी होती है. अब मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए? मेजोरिटी के लिए चाहिए 50% से ज्यादा सीट्स. तो क्या स्टेप्स चुने गए थे? द मुक्तिज वर असाइंड इक्ता. इक्ता क्या होता था? जो जमीन का जो रेवेन्यू टैक्स मिलता था उसको इक्ता बोलते थे. तो द मुक्तिज वर असाइंड इक्ता टू एडमिनिस्टर विद रेगुलर ट्रांसफर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर. देयर परफॉर्मेंस वॉज क्लोजली मॉनिटर. तो वो जितना भी इकट्ठा करते थे उनको वापस ट्रांसफर करना पड़ता था. और रीजन क्या था मना करने का? डिफेंस का क्या रीजन था? तो वो डिफाई क्यों करते थे? मुक्तिज में हैव वांटेड टू डिफाई द सुल्तान बिकॉज दे सॉट ग्रेटर ऑटोनॉमी और पावर एंड वर डिससेटिस्फाइड विद द सेंट्रल कंट्रोल. वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई राज करे, है ना, और वो ज्यादा पावर चाहते थे, ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते थे, इसलिए वो डिफाई करने लगे थे सुल्तान को. 28th क्वेश्चन है. इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेस. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. हमें बताना है कि पानी और सैनिटेशन को कंट्रोल करके हम जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इम्प्रूवमेंट्स इन वाटर एंड सैनिटेशन हेल्प प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा, डायरिया एंड डायसेंट्री. तो ये जो बीमारियां हैं जो पानी से, गंदे पानी से होने वाली हैं, इन सबको रोका जा सकता है. पहली बात तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूसेस कंटेमिनेशन. पानी साफ पियोगे तो उससे बीमारियां कम होगी, गंदगी कम फैलेगी. प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस स्टॉप द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स. और अगर सैनिटेशन को, हम जो गंदगी है उसको सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो उसमें उसकी वजह से जो बैक्टीरिया और पैरासाइट फैलते हैं वो नहीं फैलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ensuring clean drinking water through purification system has drastically reduced cholera outbreaks in many countries. मतलब अगर पानी को साफ सुथरा करके पिएंगे, प्योरीफाई करके पिएंगे, तो उससे जो कॉलरा से होने वाली बीमारियां हैं वो बहुत देशों में बहुत हद तक उसको कम कर दिया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया यू हैव टू लोकेट एरियाज रूल्ड बाय पालाज और एरिया रूल्ड बाय राष्ट्रकूटाज. तो पाला ने जो एरिया कॉन्कर किया था और राष्ट्रकूटा ने जो किया था उसको हमें इस मैप पे दिखाना है. तो मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की. तो पहले हम बात करेंगे आपके किसकी? हम बात करेंगे सबसे पहले पालाज की. तो पालाज का एरिया क्या है? ये जो हिस्सा था ना, मेनली ये वाला, ये बंगाल और ये जो एरिया है बंगाल और आपका कुछ हद तक बिहार और ये जो हिस्सा था ये पालाज का था. तो आप इसको कलर कर लेना ऐसे, ठीक है. तो ये हिस्सा जो है ये पालाज का एरिया था. और दूसरे है राष्ट्रकूटाज. और जहां तक बात रही राष्ट्रकूटाज की, तो वो जो एरिया है गुजरात का थोड़ा सा एरिया छोड़ के ये जो हिस्सा है ये रूल्ड बाय
राष्ट्रकूटास। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ये राष्ट्रकूटास का हो जाएगा। इसके अलावा उसने हमसे क्या कहा है, दो चीजें और मांगी है, एक तो दिल्ली और एक गुजरात। तो आई एम श्योर अगर वो दिल्ली के बारे में कुछ पूछेंगे तो आपको इस तरह का मैप नहीं देंगे, पॉलिटिकल मैप देंगे पूरा जिसमें बाकायदा स्टेट्स वगैरह होंगी। तो वैसे दिल्ली कुछ यहाँ आसपास होना चाहिए, दिल्ली है ना, यहाँ यहाँ के आसपास दिल्ली होना चाहिए। और गुजरात तो ये है ही। तो मेरे ख्याल से यही लास्ट क्वेश्चन था, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आपका पेपर कंप्लीट होता है। आ, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई मुसीबत आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर